बेचैन कलम से निकला हुआ एक एक शब्द, अंतस की गलियों से निकला तिलिस्म, कबीर का औघड़पन, संसार की धार के विपरीत चलने का अतिक्रमण, फिर भी रहस्य का रहस्य समझ नहीं आने वाले व्यक्तित्व का नाम है डॉक्टर सत्यनारायण। उन्हें आप एक यायावर कहें अधूरा लगेगा, उन्हें आप स्तंभकार कहें तो लघु से भी लघु बात लगेगी, कवि कहें, पत्रकारिता के विद्वान कहें, साहित्य की अनेक विधाओं से जुड़ा एक फक्कड़ कहें तो भी अधूरा अधूरा सा लगेगा। उन्हें आप इन सब से ऊपर व्यक्तित्व की दृष्टि से कुछ कहें तो हम और आपके हलक में ही शब्द अटक जाएंगे। तो फिर मुक्ति बोध के शब्दों में बस यही कह सकते हैं, बेचैन झील उस जैसा मैं पर्यटनशील, प्यासा प्यासा देखता रहूंगा एक दमकती हुई झील या पानी का कोरा झांसा जिसकी सफेद चिलचिलाहटों के अजीब इनकार एक सुना। बेचैन झील उस जैसा मैं पर्यटनशील, प्यासा प्यासा देखता रहूंगा एक दमकती हुई झील या पानी का कोरा झांसा जिसकी सफेद चिलचिलाहटों में अजीब इनकार एक सोना। जिस दिन हिंदी जगत के उस दिवाकर का उदय हुआ, वो शख्सी था अपनी फकीरी और बेबाकी से अनोखी पहचान बनाने वाले साहित्यकार डॉक्टर सत्यनारायण की जन्मभूमि बनकर धन्य हो गई वह धरती। शताब्दियों पुराने वट वृक्ष के मानवीकरण का शिल्प उनका रचना संसार है। वे राजस्थान और देश के उन इन्हीं गिने महत्वपूर्ण रचनाकार हैं जिन्होंने साहित्य की दोनों विधाओं, गद्य एवं पद्य का एक एक साथ एक एक शब्द औदात्यपूर्ण रचनाओं का सृजन किया है। जितनी सच्चाई से जन संघर्ष को अभिव्यक्ति दी है, रेगिस्तान के रहस्यमय संसार की तरह अपने व्यक्तित्व को गढ़ा है, उतनी ही सच्चाई से उसे जिया भी है। उनके आसपास हर पीढ़ी के लेखक शिष्यों की मंडली तो आपको मिल जाएगी, पर फिर भी सब मिलकर भी डॉक्टर सत्यनारायण की भीतरी परतों में क्या तिलिस्म छिपा है, क्या गहरे रहस्य हैं, उनकी मुस्कान तले दबे हुए वो कौन से गमों के बादल तैरते रहते हैं, कोई नहीं समझ पाया है, ना ही समझ पाते हैं। हम भी नहीं समझ पाएंगे क्योंकि उनके व्यक्तित्व में एक बहुत बड़ा गुण है सरलता, सहजता, सौम्यता, जमीन से जुड़ाव और शांत निश्चल नीरवता। फिर भी प्रयास कि हम में से नहीं तो हमारे सिटी आइकन के संपूर्ण व्यूअर्स में शायद कोई समझ पाए। सिटी आइकन में हमारे बीच आज देश के सुविख्यात साहित्यकार प्रोफेसर डॉक्टर सत्यनारायण जी हमारे विशेष आमंत्रण पर उन्होंने स्वीकार किया है हमसे बातचीत करने का। प्रोफेसर डॉक्टर सत्यनारायण केवल देश के साहित्य कर्म के लिए ही विख्यात नहीं है, बल्कि हमारे जोधपुर के जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय में एज ए प्रोफेसर हर पीढ़ी के साथ संपर्क में रहे हैं, उनके करीब रहे हैं, उन्हें जाना है, उनके मनोविज्ञान को जाना है, उनमें संस्कारों का बीजारोपण भी किया है और बहुत सारे उनका इतना विशाल कैनवास पे कि जिसे एक एपिसोड में समेटना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। फिर भी हम प्रयास करेंगे कि कुछ औपचारिक रूप से, कुछ सतही रूप से उनके व्यक्तित्व को करीब से, हालांकि जानना हमारे वश का नहीं है, फिर भी प्रयास करेंगे कि जितना उनसे हमारी क्षमता के अनुसार हम बातचीत कर सकें।
हम ज़रूर आपसे बातचीत करवाएंगे। बहरहाल मैं हमारे 24 न्यूज़ चैनल के स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत, आपका हार्दिक अभिनंदन प्रोफेसर डॉक्टर सत्यनारायण। आभार आपका जो मुझे अवसर दिया आपके बीच आने का, ताकि लोगों से संवाद हो सके। थैंक यू सर। सर, एक विशाल देश है हमारा जिसकी आबादी विकास के मार्ग पर बढ़ रही थी। आपका जन्म उस काल में हुआ, तो आपका जन्म उस काल में, तो वो काल कैसा था और जन्म और आपके बचपन के बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएं। वो काल असल में जब मैं पैदा हुआ तो भारत आज़ाद हो चुका था जी जी, और 7-8 साल हो चुके थे जी। तो एक तरह से स्वतंत्र भारत अंगड़ाई ले रहा था जी, और वो इस क्रम में था कि विकास के किन सोपानों के बीच से गुजरते हुए एक रास्ता तलाश करें। जी जी, और निश्चित रूप से वो सुनहरे सपने देखने का समय था। बिल्कुल। और जो जो मैं बड़ा हुआ तो वो सपने किस तरह आज तक मैं यहाँ पहुँचा हूँ, आप सब वाकिफ हैं इस चीज़ से। जी जी। और बचपन का जहाँ तक सवाल है तो मैं बचपन में एक छोटे से गांव कह लो, एक छोटी सी ढाणी में था। जी जी। और वहाँ स्कूल बहुत दूर हुआ करती थी। जी, और पढ़ने का इतना था भी नहीं जी, क्योंकि बहुत शिक्षा का प्रतिशत बहुत कम था आज के संदर्भ में देखें तो। जी सर। उस समय जब मैं देखता था कि हमारी ढाणी से मैं अकेला जाता था, आसपास एक एक दो दो जाते थे, लेकिन आज जब मैं देखता हूँ कि लड़के ही नहीं बच्चियां भी, लड़कियां भी इस तादाद में जब वो स्कूली ड्रेस में जाती हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो निश्चित रूप से हमने विकास कई रूपों में तो आगे बढ़े ही हैं हम। जी जी हाँ जी। सर, जैसा कि आपने ये अध्ययन काल से ही बहुत बड़ा संघर्ष भी देखा है, लेकिन जैसा कि आपने अपने सपनों का भी यहाँ पे चर्चा की, सर कभी कभी क्या होता है कि परिवार का माहौल कुछ अलग होता है, तो आप पे परिवार का दबाव क्या था कि नहीं तुमको इसी दिशा में चलना है, यही बनना है, ऐसा कुछ दबाव आपने? असल में मेरे साथ ये रहा जैसा कि आज सब परिवार का दबाव रहता बच्चों में पढ़ाने का या आगे बढ़ने का, मेरे बल्कि उसका उलट था। अच्छा। कारण ये था कि मैं किसान परिवार से था जी। और पिताजी अकेले खेती करते थे, भाई बाहर अपनी काम धंधे करते थे। तो उनका ये था कि भाई तुम खेती कौन करेगा अगर पढ़ लोगे तो। अच्छा। तो मैं एक तरह से, माँ जो थी मेरी माँ चाहती थी कि भाई इसकी इच्छा है तो पढ़ने दो, तो इस तरह मैंने 8वीं तक पढ़ी। 8वीं के बाद तो थोड़ा स्कूल और दूर था। अच्छा। तो फिर वो पिताजी या मेरे काका ने सोचा कि इतने दूर थक जाएगा, अपने आप ही नहीं जाएगा, लेकिन मैं जाता रहा। तो ये तो आपका स्वतः ही एक कुदरती एक लगन थी आपके बीच। हाँ, ये मतलब पता नहीं क्यों मुझे लगता था कि मैं जब अपने साथ के सहपाठियों को देखता था तो निश्चित रूप से एक प्रतिस्पर्धा भी थी, तो मैं ऐसा क्यों नहीं पढ़ सकता है, बन सकता। और उसमें मेरी माँ का बड़ा हाथ था। मतलब माँ कहती थी कि भाई इसकी इच्छा है तो वो क्यों नहीं पढ़ने देते। तो इसी तरह जब मैंने हायर सेकेंडरी कर ली तब 12 नहीं हुआ करती, 10+2 तक हुआ। तो कोई कॉलेज आसपास नहीं था। कॉलेज 60 किलोमीटर दूर केवल जयपुर में ही था, कोई आसपास किसी कस्बे में था नहीं। तो अब कौन जाए, तो मैंने ITI में एडमिशन ले लिया, मोटर मैकेनिक। वो आपके गांव में ही था? वो नहीं, जयपुर आना पड़ा। वो ब्रदर थे तो ब्रदर क्या ड्राइवर थे। अच्छा। तो वो उनकी सोच ये थी भाई कमा खाएगा मैकेनिक। तो फिर 1 महीने बाद मुझे वो इंस्ट्रक्टर के कारण थोड़ा डांट दिया तो मैं घर आ गया। फिर 1 महीने बाद फिर मेरे दोस्तों को देखा कॉलेज में एडमिशन, तो फिर माँ को कहा मैंने मैं तो जाऊंगा। तो माँ ने अपने पास कुछ रुपए दिए और फिर मैं तो बस में बैठ के वो छोड़ने आई। फिर मैं पीछे मुड़ के नहीं देखा। फिर आप जयपुर में ही? मैं जयपुर में भी राजस्थान यूनिवर्सिटी से मैंने MA किया, PhD की। और फिर विषय हिंदी ही रहा होगा आपका? हाँ, विषय हिंदी था, BA में पॉलिटिकल साइंस। पर सर तब तक आपका लक्ष्य क्या था कि मतलब कैरियर की दृष्टि से कि मुझे ये बनना है? कैरियर असल में मैं जहाँ से आया था कुछ धुंधल का था।
कुछ स्पष्ट नहीं था, कुछ जानते नहीं थे, मतलब गांव में थे तो ये ऐसी चर्चाएं नहीं थी कि क्या पटवारी था तो पटवारी बन जाए, फिर थानेदार का रुतबा देखता थानेदार बन जाए, मतलब बीए तक तो कम से कम यही था, मतलब कुछ पता ही नहीं था, धुंधल का था, कंपटीशन क्या होता जानता नहीं। एमए के बाद फिर मुझे पता चला कि कुछ नौकरी जरूरी है, क्योंकि पारिवारिक स्थितियां भी ठीक नहीं थी, खेती में बारिश अकाल भी पड़ा था, उस समय एक लंबा अकाल पड़ा था 6-7 साल तक जी। तब फिर मैंने प्रतियोगी परीक्षाएं देना शुरू किया जी। तो मैंने आरएस भी दिया 3 बार में, पास भी हुआ, साक्षात्कार तक भी पहुंचा। अब ये अलग है कि मेरे अंग्रेजी में कम नंबर आते थे तो मैं रह जाता था, या और भी कारण वो माहौल केवल अंग्रेजी का एक। तो फिर धीरे धीरे फिर मैंने पीएचडी की, मुझे संयोग से स्कॉलरशिप मिल गई। अच्छा। तो उसके बाद मैंने कहा कि वो मुझे एक आधार मिल गया जी। आधार मिल गया तो फिर मैं धीरे धीरे फ्रीलांसिंग करने लगा। स्कॉलरशिप भी एक समय के बाद बंद हो गई। फ्रीलांसिंग यानी मैं अखबार समाचार पत्रों में लिखने लगा। अच्छा अच्छा। तो फिर मुझे आपका लेखन में प्रवेश अखबारों से ही हुआ? हाँ, पहले आपने आर्टिकल या इस तरह का ही लिखा, गद्य? असल में प्रवेश तो वैसे तो स्कूल में एक भित्ति पत्रिका हुआ करती थी। हर शनिवार को दीवार पे विद्यार्थी हम हस्तलिखित लिख के लाइट चिपकाते थे, और एक गुरुजी थे वो हमें बताते थे, एडिट करते थे, संपादित करके बताते भाई इस कहानी में ये यहाँ से साहित्य में, यहाँ से मेरी रुचि जागृत होती है। फिर मैंने 11वीं में महिलांचल पढ़ लिया था। अच्छा। और गोरा पढ़ लिया था रंगनाथ ठाकुर का। तो फिर वहीं से हाँ। फिर जब मैं कॉलेज में एडमिशन लिया तब मैं क्या कि गांव से आया, मित्र नहीं थे, तो मैं करता क्या, तो वहाँ एक सार्वजनिक पुस्तकालय था, महाराजा सार्वजनिक, उसमें मैं जाकर बैठने लग गया। अच्छा। तो खाली समय में मैं साहित्य खूब पढ़ता था। खूब पढ़ा? हाँ। तो वहां से फिर मेरी साहित्य के प्रति, आपने इधर उधर दोस्तों में समय व्यर्थ करना या इस तरह का वो कुछ किया ही नहीं? थे भी नहीं असल में। कारण क्या था कि मैं गांव से आया था और शहर के बने नहीं, मेरे बन नहीं पाते थे किसी कारण से, थोड़ा नहीं वो आपको भी इच्छा भी नहीं होती? हाँ, मेरी नहीं होती थी। सर, ये जो साहित्य होता है, कोई कहता है कि ये पैदा कैसे होता है? क्या संसार के अनुराग से, या भीतर ही कुछ ऐसे ग्रंथियां होती हैं? है क्या एक्चुअली साहित्य पैदा कैसे होता है? असल में जहाँ तक मेरी बात है, मैं जब आया था तो मैं कुछ दोस्त तो होता नहीं था जी। तो मैं एक कमरा किराए पे लेके रहता था, तो मैं डायरी लिखता था। अच्छा। मैं डायरी में अपनी बातें नोट कर लेता था डेली या जहाँ भी कोई अंश दिखा। हाँ, मतलब रोज, मतलब मेरी दिनचर्या कर ली, या कुछ प्रभाव मेरे पड़ा, किताब का पढ़ा या फिर मैं गांव जाता तो माँ कुछ चीजें बताता था जी। तो साहित्य मुझे लगता है कि हम हमारे समय, परिवेश, लोगों को जो देखते हैं जी, तो हम उसके माध्यम से अपनी बात कह पाते हैं। अभिव्यक्त करने के लिए मुझे लगता है कि उससे सशक्त माध्यम नहीं है। बिल्कुल। यदि लोगों को या दोस्तों को कहेंगे तो भी कोई बात छूट जाती है। हाँ। और किसी के पास इतना समय नहीं होता है कि आप पूरी कहानी सुना दें या उपन्यास सुना दें। तो वो मुझे लगता है कि साहित्य इसी तरह से मेरे या किसी के प्रति भी मन में जागृत होता होगा कि जो बात वो किसी को कह नहीं पाता, एक तो ये, और वो उन लोगों की तरफ से बोलने की कोशिश करता है जो लोग बोल नहीं पाते, और उससे कल्पनाएं भी उर्वरा होती हैं और एक लिखने का बनावट आती है। हाँ, यथार्थ को कहने के लिए कल्पनाओं की बुनावट इसलिए जरूरी है कि वो परिवेश का निर्माण तो वैसे ही होगा, रोचक भी होगा, और कहानी और उपन्यास का एक जरिया भी हो जाता है। जरिया वैसे ही होता है। जी हाँ। सर, आप तो हमेशा एज ए प्रोफेसर भी, या हर उम्र की, या मेरा मतलब है कि हर पीढ़ी के साथ रहे, आपने सबको करीब से देखा है, तो आप क्या सोचते हैं इस बारे में कि इन संस्कारों का क्या असर होता है? मतलब संस्कार 2-3 तरह के होते हैं जी। एक तो हमारे परिवेश से लेते हैं जी, हाँ। एक परिवार से लेते हैं और एक पुस्तकों से लेते हैं जी जी। तो पहला जो संस्कार होता है परिवार से होता है जी, हाँ।
और परिवार के कारण ही वो बच्चा या कोई विद्यार्थी आगे निकलता है। जी, जी। आगे निकलने के बाद जब वो बाहर निकलता है परिवार से बाहर परिवार में तो माँ बताती है, बाहर निकलता है तो स्कूल में आता है, और स्कूल में जब आता है तो उसको एक माँ के अलावा एक गुरु मिलता है, मतलब अपना अध्यापक मिलता है, वो बताता है। उसके बाद भी परिवार में तो सीमित लोग होते हैं, लेकिन गुरु वहाँ माँ की जगह गुरु जगह ले लेता है। फिर उसका जो सर्किल होता है अपने साथियों का, वो एक बड़ा समूह होता है, क्लास में 40 विद्यार्थी भी होते, 25। अब उसमें क्या कि कई तरह के विद्यार्थी होते हैं, तो उसका निश्चित रूप से विस्तार होता है, अनुभव का विस्तार भी होता है, लोगों को भांत के लोगों से मिलने का भी होता है। अब उस पे विद्यार्थी पे या उस पे निर्भर करता है कि वो किस तरफ अपने को मोड़ता है। मान लो वो पढ़ने वाला विद्यार्थी तो पुस्तकालय में जाएगा, उत्पाती है तो उत्पाद करेगा। तो पुस्तकों का जो संस्कार है वो मुझे लगता है कि घर, स्कूल, कॉलेज होते हुए लाइब्रेरी के द्वारा विद्यार्थियों में आता है। तो संस्कार इस तरह से अब ये विद्यार्थी पे है कि वो उसका परिवेश का किस तरह से प्रभाव ग्रहण करता है। सर जैसे आप प्रोफेसर रहे तो आपने कई, जैसे अभी बताया कि जो संस्कारित है तो वो पुस्तकालयों में जाएगा या उत्पाती है, तो ये जो उत्पाती वाले हैं आपका तो प्रभाव सब पे ही था, तो ये उत्पाती वाले हैं इनको कैसे मोड़ा जा सकता है? नहीं, कई बार क्या होता है कि मतलब उनको उनके तरीके से ही नहीं मोड़ना चाहिए। मुझे लगता है कि एक तरीका होता है कि शायद उनको मतलब वैसा भी नहीं लगे, धमकाया भी नहीं जाए, वो प्रेम से समझते भी नहीं है। उनके मनोविज्ञान को निकाला बड़ी दिक्कत होती है, कई बार होती थी। जैसे मेरे लिए माना जाता था, मैं कक्षा में समय पे जाता था। वही 10 बजे क्लास है तो मैं 10 बजे ही जाता था। और मैंने विद्यार्थियों को कह रखा था भाई 5 मिनट तक तो मैं करूंगा, अटेंडेंस वगैरह लेते हैं, बाद नहीं आने देता। तो अमूमन कुछ होते थे जो पीछे से भी कुछ आवाज करते, कुछ करते, तो मैं कोशिश करता। जैसे एक बार एक लड़की आई तो वो आ नहीं रही थी कई दिनों तक, आई तो भी देर से आई, तो फिर मैं चुप हो गया। मैंने कहा कि भाई, फिर मैंने कहा कि तुम इतने दिन कहाँ क्यों, तो चंचल थी। तो कहा सर मैं चली गई। मैंने कहा तुम आज भी सिर्फ अटेंडेंस के लिए आई हो? तो मैंने यही कहा, मैंने बावली में घर ही आ जाकर रजिस्टर लेके यहाँ क्यों आई? तो वो असर ऐसा हुआ कि उसके बाद वो समय पे आने लग गई। मतलब आपने मनोविज्ञान की तरह ट्रीट किया और उसका असर भी हुआ। हाँ, तो ऐसे ही एक बार गया, एक लड़का बहुत उत्पाती था, वो मेरा नाम मतलब टीचर के सबके निकालते हैं। वो कई बार मैं क्लास में जाता तो वो 1-2 बार तो मतलब मेरी कुर्सी पे बैठा हुआ पाएगा, और मैंने पीछे से देखा। तो मैंने एक दिन आके उस मतलब सबको कहा भी, मैंने कहा देखो आप कल्पना करो कि आप अध्यापक हो चुके हैं और मैं विद्यार्थी पीछे बैठा हूँ, और ये कुर्सी बैठ के आप मुझे बताइए कि मुझे क्या करना चाहिए। तो इस तरह से उनको थोड़ा मनोवैज्ञानिक रूप से उनपे, जैसे आपके फॉलोअर्स भी स्टूडेंट्स में काफी बड़े। हाँ, लाइब्रेरी में देखता था कि पढ़ते नहीं थे कहीं, तो फिर मैं कुर्सी पे जाके उनके बगल में बैठ जाता, खाली बैठने मैं लिखने देता, लिखने लगता। तो उनको लगता है कि भाई गुरुजी हैं जो लिख रहे हैं, ये भी 4 घंटे बैठे हैं लाइब्रेरी में, तो वो अपने आप सुधर। बहुत अच्छा। और ये तो आपने एक तरह से टिप्स दे दिए आज के जो प्रोफेसर और पढ़ाने वालों को। तो फिर मैं उनको कैंटीन में भी ले जाता, हम साथ चाय पीते थे। और ये बहुत अच्छा है, क्योंकि उनको लगना चाहिए कि ये चीजें बहुत कम लोगों में। मैं तो मित्रवत रहा हमेशा, मतलब एक बार मतलब ऐसे भी करता था, जैसे विद्यार्थी किसी का पता चला कि उसका जन्मदिन है, वो हॉस्टल में रहता था अकेला दूर परिवार से, तो मैं चला गया उसके पास, केक ले गया, मिठाई, तो वो बड़ा आश्चर्य किया उसके गुरुजी को। तो आज भी वो जब मेरा जन्मदिन होता जरूर आता, कहीं हो चाहे। वाह, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया सा। ये तो आपने आजकल बिल्कुल एक अलग कल्चर हो गया है, मतलब एक प्रोफेशनलिज्म जो है सर, व्यावसायिकता, वो
एजुकेशन में भी और शिक्षकों में भी आ गई। मेरे तो आप जानते हैं मेरे कई विद्यार्थियों मेरे दोस्त की तरह। बिल्कुल बिल्कुल। वो सब घर में आके भी उससे अपनी बात कहने में भी आसानी हो जाती। मेरी पुस्तकें ले जाते थे कि सर आप तो और खरीद लेना, ये जच गई, हमने कहा हम चोरी कर लेंगे, मैंने ले जाओ। उनको पता है कि गुरुजी सरल है। सर जैसा आपने बताया कि पहले आपने डायरी से अपना साहित्य कर्म प्रारंभ किया, उसके बाद आपकी यात्रा साहित्य की दृष्टि से किस तरह बड़ी कहानियों की तरफ या और कोई विधा की तरफ? असल में शुरुआत मतलब साहित्य में मतलब उस तरह का प्रवेश जो है मेरा कहानी के द्वारा हुआ। जी जी। क्योंकि जब मैंने डायरी लिखना तब मैं साहित्य में डायरी का ज्यादा उस तरह भी नहीं था। और फिर भी एक विधा तो थी। विधा अब जाके विधा के रूप में माना गया, तब नहीं थी। जी। तो मैंने क्या किया कि कहानी से शुरू की। जी। और मैंने गांव को लेके कहानी लिखी थी, कंधों पर लाश उसका शीर्षक था। और बहुत गरीबी का माहौल था गांव में, बहुत गरीबी थी। आज फिर भी थोड़ा विकास कर रहे हैं लोग, थोड़ा सा आगे तो बढ़ रही हैं। तो वो कहानी मेरी छपी थी इतवारी पत्रिका। वाह, अब पहली कहानी और आपकी छप गई। मेरी तो उससे और तो मुझे बड़ा उत्साह मिला। और मुझे जब 30 रुपए पारिश्रमिक, उस समय 30 रुपए बहुत होते थे, बहुत 78 की बात है, 1 रुपया भी खर्ची नहीं मिलती। और उसके बाद क्या मैं कहानियां लिखने लगा, धीरे धीरे मधुमती में मेरी कहानी छपी। फिर एक बड़ी प्रतिष्ठित पत्रिका सारिका निकलती है। हाँ, बहुत बढ़िया। तो सारिका में मेरी एक कहानी छपी, मुड़े तुड़े चेहरे। अच्छा। उसका मतलब कथा इतनी है कि एक शास्त्री नगर में रहता था, वहां से एक युवक चढ़ता है और वो यूनिवर्सिटी तक आता है सिटी बस में बैठ के। उस दौरान जो उसके जो यात्री होते हैं उनको लेके वो कहानी लिखता है कि रोज कई यात्रा करता है, किस तरह के लोग आज क्यों नहीं आया, किस तरह के। वो कहानी सारिका में छपी, युवा लेखन प्रतियोगिता में उसको पुरस्कार मिला। वाह, क्या बात। और पुरस्कार मिला और उस समय 400 रुपए मिले होंगे। उस समय 400 तो बहुत होते, मतलब 4-5 महीने की जेब खर्च तो कम से कम। हमारे मित्र लोग आ गए, पार्टी दो, मिठाई खाएंगे, कपड़े खरीदेंगे, 400 रुपए। और तब आपसे वो, तो वहां से मेरी शुरुआत होती है कहानी लेखन की। जी सर। सर जो कहानी लेखन की आपकी सारी एक अलग लीक से हटके आपने, तो ये जो प्लॉट होता है वो कैसे आपके दिमाग में आता है, या आप समाज से लेते? प्लॉट का क्या आपका वो रहता है? प्लॉट असल में समाज तो होता ही होता है। और हम समाज को कैसे देखते हैं, क्या देखते हैं। जैसे मेरा पहला संग्रह आया फटी जेब से एक दिन सीट से। जी। अच्छा, पहला कथा संग्रह। हाँ, कहानी संग्रह जिसका राजेंद्र यादव ने विमोचन किया था, हंस के संपादक। जी। तो वो छपा था। उसमें सिर्फ बेरोजगारी की कहानियां हैं, बेरोजगारों से संबंधित पूरे संग्रह में। तो एक तो खुद का अनुभव भी था और बेरोजगार युवकों को देखते थे हम। तो हम परिवेश में, समाज में जो देखते हैं ना, उसी से लेते हैं। आपने सारा यथार्थ को ज्यादा समेटा है। हाँ, मेरे लिए ये कहा भी जाता है कि इनके कल्पनाएं कम, जीवन का यथार्थ ज्यादा होता है। इसके पीछे एक कारण ये भी रहा है, शायद मैं भटकता जाता हूँ, लोगों में घुल मिल जाता हूँ। तो वो एक यायावर का आपके ऊपर एक अभी मैं ज्यादा घूमता हूँ। पहले तो नौकरी थी, और पहले नौकरी में एक छुट्टी होगी तभी जा पाएंगे। तो हम हमारे परिवेश से, समाज से ही मैं कैरेक्टर लेता हूँ। कोई न कोई, मुझे ये भी लगता है कि हर आदमी के भीतर एक कहानी है। बहुत। ये आप पर निर्भर करता है कि उससे अपने कहानी के सूत्र कैसे तलाशते हैं आप। उसके बाद आपने किस विधा में, जैसे आपकी डायरी हो गई, उसके बाद क्या हुआ, एमए कर लिया मैंने, पीएचडी भी कर ली, तो मैं बेरोजगार। ये सब आपने पहले से ही नौकरी वो सब चलता रहा। ये प्रकाशन भी पहले हो गया और विमोचन वगैरह जो। हाँ, ये 87 में हो गया था। आपकी नौकरी से पहले ही ये सब? हाँ, ये साहित्य का। हाँ, मेरा शुरुआत हो गई थी। जी। और नौकरी में मेरे लेखन का भी क्योंकि मैं जब भी साक्षात्कार यहाँ हुआ तो वो जो लोग आए, तो आपके नाम से पहले से जानते थे मुझे, तो हो गया।
और उसके बाद क्या हुआ कि एमए के बाद बेरोजगारी के दिन थे, बहुत लंबी बेरोजगारी थी। फ्रीलांसिंग अखबारों में लिखते थे तो कभी 30 रुपए, कभी 100 रुपए, कुछ नया नवा टाइम्स आया तो 100 रुपए देने लगे। फिर कभी एक कॉलम लिखता था पत्रिका में तो मेरे 250 रुपए पर कॉलम कर दिए थे, वीकली लिखता था। तो कहानी के बल पर केवल आजीविका या कह लो फ्रीलांसिंग नहीं कर सकते। तो मैं क्या फीचर लिखने लगा। तो फीचर के कारण पहले समाचार पत्रों में, तो आजकल तो फीचर की परंपरा ही खत्म हो गई। और पहले रेडियो में भी होते थे, वो भी रेडियो में होते थे, मैंने खूब लिखे। दूरदर्शन के लिए मैंने जीवन जीते लोग लिखा। तो उन रिपोर्टाजों की मेरे जब लिखा मैंने 2-3 अखबार जो नवभारत टाइम्स में जब मैं लिखने लगा तो लोगों मतलब संपादक को लगा कि यार हमारे पाठकों को ये अच्छे लगते हैं। तो वो फिर मुझे लगातार बुलाते रहे और समाचार पत्र जो भी थे, पत्रिका थी, ये थी, भास्कर तो नहीं था तब, ये सब थे। तो उस दौरान मैं रिपोर्टाज लिखने लगा। अच्छा। तो रिपोर्टाज के क्या होता था कि वो फ्रीलांसिंग के दौरान तो उससे आजीविका भी होती थी। और मैं एक बार धौलपुर गया था, 6 महीने वहाँ किसी कॉलेज में, सरकारी कॉलेज में पढ़ाया था। तब मेरा एक समाचार पत्र में पूरे सेंटर स्प्रिट का 2 पेज का एक रिपोर्टाज छपा था। अच्छा। तो उसके बाद फिर एक प्रकाशक ने कहा कि आपकी रिपोर्टाज की किताब दो, तो फिर मैं रिपोर्टाज लिखने लगा। वो भी एक अलग विधा में आप? हाँ, अलग विधा में रिपोर्टाज लिखने लग गया। और फिर क्या हुआ कि फिर मैं यहाँ आ गया। आने के बाद 2000 की बात है, मैं लखनऊ गया हुआ था। तो मैंने कथादेश संपादक को मेरे 2 रिपोर्टाज भेजे, तो उनको बहुत अच्छे लगे, धौलपुर से संबंधित। उन्होंने फिर वहीं मैं था तो फोन किया कि तुम क्या हमारे हर महीने लिख सकते हो? अच्छा। तो फिर मैंने कहा कि हाँ, तो के नाम फिर मैंने उन्होंने लिखा कि आयावर की डायरी सीट से के तहत। तो वो लगातार अब देख लीजिए 20 साल 25 साल हो गए। एक स्टॉप करेक्टर नाम से आपको? हाँ, 2-3 साल मतलब बंद रहा। और उसके बाद एक विधा में और मेरा हाथ है, डायरी। डायरी में संकोच करता था कि लिखूं नहीं लिखूं। लिखता तो मैं शुरू से ही था, कॉलेज वॉलेज, लेकिन प्रकाशन का कभी सोचा नहीं था। फिर समाचार पत्रों में मतलब तो आ नहीं थी डायरी। फिर जो लघु पत्रिकाएं थी, मेरी डायरी छपी। तो डायरी का क्या है कि लोगों को पसंद आई। और एक बड़ा नाम लूंगा कि जो माधुरी के संपादक भी रहे हैं, और थिसारस कोर्स है हिंदी का, पहला थिसारस कोर्स बनाया अरविंद कुमार। अरविंद कुमार पहले माधुरी का हाँ, वो साहित्यिक दृष्टि से ही चलाया। तो उनका मेरे पास एक दिन सुबह 6 बजे फोन आया। एक शेष अपने यहाँ निकलती थी, उसमें मेरी डायरी की ये पत्रिका डायरी आपकी, मैंने कहा से मैंने पढ़ी है, मुझसे रहा नहीं गया फोन, आप बहुत अच्छा लिखते हैं। तो मैंने कहा सर आपको अच्छी लगी। तो उसके बाद मेरा सिलसिला डायरी चलने। माधुरी में भी लिखा सर आपने? नहीं, माधुरी में लिखा नहीं, लेकिन मैं बताया कि उनके इतने बड़े संपादक ने जो कहा तो मैं एक नाम था उस जमाने में। और इसी तरह हमारे राजस्थान के बहुत बड़े कवि नंद किशोर आचार्य, एक बार उनका भी फोन आया, यार तुम डायरी बहुत अच्छी लिखते हो। तो मेरी हिम्मत जुटाई, मैंने किताब छपाऊं। और वो किताब छपी भी। उसके बाद डायरी की 2 किताब आ गई। तो मैं डायरी भी लिखता हूँ, रिपोर्टाज भी लिखता हूँ। सर ये इसके बाद जब आपने पद्य में कब प्रवेश किया? पद्य का भी असल में मैं कोई कवि तो मानता नहीं खुद को। नहीं, ये तो आपका बड़प्पन है, लेकिन ये जरूर आप बहुत देरी से आए शायद कविताओं में। हाँ, शुरू से लिखते रहे? नहीं, कविता में क्या है कि अभी भी कवि तो नहीं मानता मैं, लेकिन फिर भी मैं डायरी में ये लिखता रहता था। अच्छा, तो शुरू से? हाँ, डायरी में छोटी छोटी। पर आपने जाहिर नहीं किया कि मैं कविता से सोचा पता नहीं कविता है कि नहीं। तो ऐसे ही मित्रों को सुनाया मैंने, विशेष रूप से मेरे एक मित्र रघुनंदन त्रिवेदी का। जी हाँ, बहुत बढ़िया। तो वो घर बैठे मैंने कहा, मेरे सीनियर भी थे स्कूल में काफी। तो मैं 6-7 में था, जो 11th में पढ़ते। अच्छा, तो मेरे घनिष्ठ मित्र। जी, बहुत बढ़िया। वो भी बहुत बढ़िया। मैंने सुना के कहा यार तुम इनको अलग करो और इस किताब को छपाएंगे, इसका कवर मैं डिजाइन करूंगा, फ्लैप मैं लिखूंगा। और जब वो किताब अभी ये धरती शीर्षक से छप के आई 2002 में शायद, कविताओं की। हाँ जी।
और अभी ये धरती, तो वो निश्चित रूप से इतना मुझे जितनी अपेक्षा नहीं थी बहुत उसका स्वागत हुआ जी। और लोग कवि मानने लग गए, कवि भी हो गए। नहीं सर, और हम तो चाहेंगे, हमारे व्यूअर्स भी ये सोच रहे होंगे कि कविता क्यों नहीं सुनवा रहे हैं, तो हम चाहेंगे कि एक दो कविता का हमारे लिए वाचन सुनाऊंगा। वैसे मेरे 3 संग्रह आ गए जी हाँ कविता, और मेरा अभी ये धरती, जैसे बचा जीवन, और एक में जब सेवानिवृत्त हुआ तो मैंने सोचा लोग मतलब के 60 के हो गए, तो मैंने कहा क्या, तब मैंने एक संग्रह का नाम ही है 60 के पार 60 पार। बिल्कुल। तो जी उसमें भी मतलब मेरे अभी मतलब कुछ कविताएं छोटी छोटी मैंने इसलिए भी लिखी कि भी 60 के बाद आदमी कैसे सोचता है। जी हाँ, इसका सोच में जो और उसमें मृत्यु पर भी है, 60 को लेके भी है, और कुछ कविताएं हमारे एक जज्बा कार्यक्रम आता है मंथली, उसमें भी हमारे व्यूअर्स आपकी कविताएं सुन चुके हैं, तो काफी व्यूअर्स ने मुझे कहा कि सर से कविताएं जरूर सुनवाना। जी एक कविता है पहले संग्रह से है जी, सब कुछ तभी तक। स्वागत है जी। किसी ने कहा कलकत्ता में उर्मी को देखा था, क्या बात है, मुझे कलकत्ता बहुत अच्छा लगा। वाह। किसी ने कहा वह तो बम्बई में थी जी, मुझे बम्बई खूबसूरत शहर लगा। क्या बात है, पहले बम्बई हुआ करता। जी हाँ, जी हाँ। एक ने बताया वह गांव आ गई, मैंने कहा गांव की सुंदरता अपरंपार है। क्या बात है। मैं हर उस जगह गया जी, जहाँ हर किसी ने उसे किसी न किसी जगह देखा, मुझे लगा सब कुछ तभी तक सुंदर है जब तक कहीं न कहीं उर्मी है। क्या बात। सब कुछ बहुत सुंदर है जब तक कहीं। बहुत प्रभावशाली कविता है सर। एक मैं कविता जी सुनाना चाहूंगा, ये असल में इसका प्रसंग बता दूं मैं थोड़ी वैसे। जी जी ये असल में नॉस्टैल्जिक भी होता है जी, तो हालांकि, लेकिन लोगों को पसंद आई। हाँ। ये अजमेरी गेट जयपुर को लेके आए कि जब पुल बन रहा, खैर मैं सुनाता हूँ आपको। हाँ। क्या तुम्हें पता है उर्मी, हाँ। अजमेरी गेट के जिस चौराहे पर, जी अजमेरी गेट के जिस चौराहे पर खड़े हम प्रतीक्षा करते थे एक दूसरे की, जी उसके नीचे बन गया अब एक भूमिगत रास्ता। क्या तुम्हें पता है उर्मी, सिटी बसों की भीड़ में अब भी चढ़ जाता हूँ कभी कभार, जी रोज कहीं न कहीं एक झलक दिख जाती है तुम्हारी। क्या बात है। किसी लड़की की आंखें तुमसी होती हैं तो किसी की चाल, बहुत बढ़िया। किसी लड़की की आंखें तुमसी होती हैं तो किसी की चाल, और कोई हंसी जैसे साक्षात तुम हंस रही हो। क्या बात है। वैसे कम नहीं होते 20 बरस, जी इस बीच तुम्हारी हंसी उतर आई होगी बेटे के चेहरे पर, जी चाल दे दी होगी बिटिया को, जी और सुख तमाम ले लिए होंगे पति ने। वाह। और सुख तमाम ले लिए होंगे पति ने, शायद तुम्हें याद नहीं होगा उर्मी, जी एक दिन इसी चौराहे पर तुमने मुझे भी कहा था जी, अपने दुख मुझे दे दो। वाह क्या हुआ। अपने दुख मुझे दे दो। ठीक 20 बरस बाद उसी चौराहे पर आज भी तुम्हारी प्रतीक्षा में मैं यह सोचकर उदास हो उठता हूँ कि तुमने अपने लिए कुछ नहीं बचाया होगा। क्या तुम अब भी उतनी भरी पूरी हो उर्मी, क्या तुम अब भी उतनी भरी पूरी हो। क्या बात है। अगली कविता। पत्ते हिले, जी कबूतर ने पंख फड़फड़ाए, क्या बात है। मेरी भी आंख फड़की, क्या तुमने याद किया। वाह क्या बात। क्या तुमने याद किया। ये फोग पे मैंने खूब कविताएं लिखी हैं, फोग और रेत पे। अच्छा जी। तो मैं 2 कविताएं, सारे सब्जेक्ट आपने लिए। जी फोग। जी जेठ की मझ दोपहर, जी रेत की भर आई आंखों को बहने से रोका है फोग ने। क्या बात। रेत, जेठ की मझ दोपहर, रेत की भर आई आंखों को बहने से रोका है फोग ने। वाह। एक छोटी सी कविता है। जी जी। आंधी के संग जी रेत ने खत भेजा नदी के नाम, जी और आंखें भर आई फोग की। क्या बात। और आंखें भर आई फोग की। जी। एक कविता सब वो समय से 60 वाली में सुना दूं, छोटी याद आ। हाँ जरूर जरूर जरूर। जाने क्या रह गया याद में, जाने क्या रह गया।
जाने क्या रह गया याद में, जो 60 में भी 8 को पार नहीं कर पा रही। वाह क्या बात जो 60 में भी 8 को पार नहीं कर पा रही। वाह, आपने अपनी कविताओं में सारा जो जीवन का यथार्थ भी डाला है, एक रिपोर्टाज भी डाला है, एक संवेदना भी डाली है, और आसपास के पात्रों को भी इस तरह बुना है कविता में। ये बहुत कम देखने को मिलता है। असल में हम हमारे परिवेश से संचालित होते हैं। बिल्कुल। और मेरे साथ एक ये भी रही, लोग मुझे पूछते भी हैं कि आप किस विधा में अपने को मैंने कहा कि मैं जब लिखता हूँ विधाओं का अतिक्रमण हो जाता है। हाँ। मेरी विधाओं में आवाजाही बहुत होती है। मैं कविता भी मतलब कहानी तो शायद इसीलिए मुझे पाठक इसलिए पसंद करते हैं कि मैं अब मेरे संपादक जो है जहाँ मैं डायरी के लिखता हूँ, वो हमें अक्सर कहते हैं कि तुम अपनी कहानियों का हत्या कर रहे हो, जबकि तुम्हें इन पे बहुत अच्छी कहानियां लिख सकते हो। तो मैंने कहा सर मेरे पास इतना समय नहीं होता है, क्योंकि मेरे पास इतने करैक्टर हैं, इतने अनुभव हैं, तो मैं सोचता हूँ देख ही जाएगा। और ऐसा लगता है समय कम है, लिखना बहुत है हर वक्त। अब ये मान लो, लेकिन इतना तो बड़ा लेखक नहीं हूं मैं, लेकिन हाँ मुझे ये जरूर है कि वो इतने चरित्र होते हैं, इतने चेहरे होते हैं कि वो आगा पीछा करते हैं मेरा। और मैं जब एक लिखने बैठता हूँ दूसरा आता है। जब सुबह मैं एक लिख रहा था कुछ, तो मुझे अचानक एक धौलपुर का एक अनुभव याद आया जी। तो मुझे लगा कि जीवन तो ये है। जी जी, क्या बात है। तो आप जैसे आप कहते हो अतिक्रमण है या आवाजाही चलती रहती है चरित्रों के आपके आसपास, उस समय तो आपको याद रहता है, फिर अगली बार तक तो उसको क्या आप नोट करते हैं कि मुझे इस पे भी लिखना है आगे, या आ जाता है तो ठीक है वापस दिमाग में? नहीं, मैं नोट तो करता हूँ। मेरे पास क्या है कि एक कागज भी रहते हैं वैसे तो, लेकिन मैं शाम को जब घर आता हूँ या कहीं भी रहता हूँ तो नोट कर लेते हैं। तो मैं नोट कर लेता हूँ, कोई नाम लिख लेता हूँ, तारीख लिख देता हूँ, और वो याद आ जाता है शहर फलाने शहर में। जैसे मैं भी गोवा था 20 दिन तक, पूरा सिनेरियो 20 दिन तक गोवा था, तो कोई एक मुझे पात्र मिला, तो फिर मुझे वो तारीख लिख ली, गोवा लिख लिया, और उसका परिवेश फिर मैं लिखने बैठता हूँ तब वो सारा क्लियर हो जाती है। कविता के अलावा एक और किसी विधा में आप हमारे अब कहानी तो लंबी होती है, तो डायरी का एक अंश सुनाता हूँ। जी हाँ, जरूर जरूर। और मेरी डायरी की 2 किताबें हैं, एक का शीर्षक है तारीख की खंजड़ी जी, दूसरा है दुख किस कांधे पर जी, और एक तीसरा संग्रह भी आने वाला है जी। तो ये मैं सुना रहा हूँ, 31 मई 1992 का है ये। क्या बात है। और मैंने यहाँ जोधपुर विश्वविद्यालय में 20 जनवरी 1992 को ज्वाइन किया था। अच्छा जी। तो नेचुरल है कि मैं जब जयपुर आया, पढ़ाई लिखाई वहाँ के अनुभव थे जी जी। तो अब जब मैं भी याद करता हूँ दिनों को, या कोई भी करते हैं, मैं विद्यार्थियों को भी कहता हूँ कि भाषा जानना हो या भाषा पर रियाज करना हो तो डायरी लिखें, कहानी लिखनी हो तो डायरी लिखें। आपका उस तरह का एक बहुत बड़ा आपने ये सूत्र भी हम चाहेंगे हमारे व्यूअर्स लेते चले आपके अनुभवों से। हाँ, नहीं, कम से कम ये भी होता है कि हमें तुरंत वो 20 साल पहले का दिन याद आ जाता है हम कैसे था। जैसे ये मेरा दिन है तो आप खुद महसूस करेंगे जी जी। 31 मई 1992 की डायरी है। क्या बात। इस बीच कितना कुछ घटित हुआ, वाह, कितनी बार मरा जी, कितनी बार जिया। क्या बात है। जब हम एक शहर या गांव छोड़ते हैं तो सिर्फ आदमी नहीं, मूक पशु, बेजान इमारतें, सड़कें, जगह जिनसे हमारा सीधा कोई संवाद नहीं होता था, दूसरी जगह जाने पर लगता है कि वे कितने चुपचाप, धीमे से, बेआवाज हमारे कानों में हमसे बतियाया करते थे। वाह, क्या बात। अपनी पीड़ाओं, अपनी खुशियों में शरीक किया करते थे। शायद इसीलिए हम दूसरी जगह इतनी जल्दी अपने को एडजस्ट नहीं कर पाते जी। जोधपुर भी शायद इसीलिए मेरा अपना नहीं हो पा रहा है। रोज रातों में तड़प उठता हूँ, यहाँ आधी रात कहीं भी भटकने नहीं जा सकता, किसी फुटपाथ पर जाकर सो नहीं सकता, जबकि जयपुर में कहीं भी बेधड़क कुछ भी कर सकता था। क्या बात है। तो इसमें तो ऐसा लगता ही नहीं है कि ये डायरी विधा है,
इसमें आपके ऐसा लगता है कि सारी विधाओं का एक समावेश हो गया। हाँ, नहीं सही कह रहे हो। कुछ इसमें कविता भी आ गई, कहानी की शैली भी आ गई। सही कहा कि मुझे कहते हैं कि तुम कविता आपने बताया कि सारे सब कुछ अतिक्रमण होता रहता है। मैं डायरी में क्या है कि कई लोग विस्तार से लिखते हैं, मैं विस्तार से नहीं लिख के जो उस दिन का अनुभव संचित होता है उसको लिखता हूँ। जी जी सर, एक सवाल मेरे दिमाग में बार बार आता है कि जैसे पेंटिंग है, पेंटिंग में रंग एक तरह से इंद्रिय है, यानी रंग केंद्र में है, इंद्रिय कहा जा सकता है उसको। और जैसे संगीत है तो उसमें सुर ताल इंद्रिय है, नृत्य है तो उसमें ताल इंद्रिय है, इस तरह से हर। लेकिन जो हमारा लेखन है, क्या उसमें शब्द इंद्रिय है या शब्द की क्या भूमिका है साहित्य में? इन सब के मद्देनजर ये सारी असल में संगीत और कलाओं से इधर साहित्य में शब्द ही तो होता है। जी हाँ, और शब्द ही के माध्यम से वो दृश्य उपस्थित करता है। जी, मतलब एक दृश्य आपके सामने उपस्थित कर देगा, क्योंकि चित्रकला में तो आप पेंटिंग देख रहे हैं तो आपको प्रत्यक्ष है, संगीत आपको कानों में वो पूरा का पूरा वो करता है। लेकिन शब्द क्या करता है कि हमारे समय को, मतलब हमारे समाज को, पूरे परिवेश को खड़ा कर देता है, निर्माण करता है। और आपने देखा हो कि शब्द की शक्ति इसीलिए महत्वपूर्ण है कि वो क्या करता है कि उससे हर सत्ता डरती है। जी। और या कह लो कि समाज भी देखते हो तो आपके सबसे ज्यादा प्रभाव, मैं ये नहीं कह रहा संगीत और चित्रकला का नहीं पड़ता, लेकिन साहित्य का ही सबसे ज्यादा सीधा प्रभाव पड़ता है। और कहीं भी आप देख लीजिए तो शब्द जो होता है ना, शब्द महत्वपूर्ण है। इसीलिए हमारे यहाँ तो शब्द को ब्रह्म भी कहा गया। बिल्कुल, शब्द ब्रह्म कहा गया। पर शब्द का जो आजकल अनावश्यक प्रयोग हो रहा है, उपयोग तो कह नहीं सकते, क्योंकि सोशल मीडिया जो है वो इतना हावी हो गया है कि उसमें यथार्थ क्या उसकी ये बनावटीपन है या क्या इन्होंने फैक्ट, एक शब्द आया आजकल फैक्ट, आज की शब्दावली में वो क्या है, तो ये जो शब्द पे उसकी इंद्रियता को कम कर रहा है। नहीं, असल में क्या होता है, शब्द भी बड़े संवेदनशील होते हैं। जी। एक शब्द होता है जी। एक शब्द को चार व्यक्ति कह रहे हैं तो चारों का अलग प्रभाव पड़ेगा। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ कि आपके व्यक्तित्व के भीतर से शब्द निकलते हैं। जी। जैसे करुणा शब्द है, एक तो माँ टेरेसा कहेगी और एक कोई बाहर का व्यक्ति कहेगा, तो माँ टेरेसा कहते ही करुणा की मूर्ति उपस्थित हो जाए, प्रभाव पड़ेगा। और लेकिन एक दूसरा व्यक्ति कहेगा तो नहीं पड़ेगा। गांधी कहेंगे अहिंसा, और एक सामान्य राजनेता जो छोटी मोटी पार्टियों में वो कहेंगे कि नहीं हमें अहिंसा पे जोर दे, वो शब्द का उसके असर ही नहीं होगा। तो शब्द को जिसने जी के लिखा है, जी, ये सोशल मीडिया का आपने कहा ना, तो बहुत चीजें हैं, लेकिन वो प्रभाव इसलिए नहीं डालती हैं, आपको पता चल जाएगा कि वो पढ़ते ही पता चल जाएगा कि ये आपके भीतर कितना घर कर गया। बस लिखने के लिए किस संवेदनशील मन से लिखी हुई चीज जो है पाठक पे गहरा असर करती है। जी जी। मतलब जैसे भाई कामू का एक उदाहरण मैं अक्सर दिया करता हूँ, अल्बर्ट कामू का, जिनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था। तो वो कहते हैं कि पत्रकारों के लिए कहते थे कि जिस, मान लो कोई हत्या हो गई या कोई मृत्यु हो गई, वो आप खबर लिख रहे हैं, तो एक तो के 5 मरे 20 घायल लिख दिया आपने असर। यदि आप मरने वालों में या घायलों में अपने प्रिय व्यक्ति को रख लो और फिर आप वो खबर लिखते हैं या कहानी या लिखते हैं, जो भी लिखते हैं, तो वो असर डालेगा। इसलिए डालेगा कि वो आपके साथ साथ शब्द भी संवेदित होता है। जी जी। शब्द भी संवेदनशील है। बिल्कुल, वही इंद्रियता से मतलब वही। हाँ, वही है जी। सर, काफी जैसे अरसा बीत गया है, तो साहित्य की जो चेतना है, जैसे मेरा प्रश्न ये है सर, जो कचोटता भी है कई बार, कि जैसे मान लीजिए स्वतंत्रता संग्राम में एक चेतना का प्रभाव था, अलग अलग युग में एक चेतना साहित्य की प्रभावशाली थी, लेकिन अब ऐसा लगता है कि वो चेतना स्थिर हो गई। कुछ
आप जैसे व्यक्तित्व काम कर रहे हैं, लेकिन एक आम जो साहित्य का है वो चेतना का प्रभाव दिखाई नहीं दे रहा है। असल में साहित्यकार भी इसी समाज की देन है जी, इसी समाज से निकला हुआ होता है जी जी। और जी, एक ऐसा समय है ये, हालांकि कभी भी ऐसा नहीं था कि साहित्य पर निर्भर होकर सृजन किया जा सकता जी, था जी, बीच बीच में, लेकिन सृजन करने वालों के प्रति लोगों की सहानुभूति, आत्मीयता या समाज में पूर्ण थी। अब क्या हुआ है कि साहित्यकार भी समाज की बाहरी चीजों से प्रभावित होने लग गए जी, इसीलिए हाँ प्रभावित होने लग गया और इसीलिए उसकी लिखी हुई कुछ चीजें जो ज्यादातर का आप तो नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ प्रभाव नहीं डालती हैं। जैसे पहले कुरीतियां, अंधविश्वास, बाल विवाह, फला फला फला, तो उसके कथाएं भी लिखी गई, उपन्यास भी लिखे गए, बहुत सारी बातें लिखी गई, उसका एक असर भी होता है। हाँ, लेकिन अब आजकल तो जैसे कुरीतियां क्या कहें सर, एक अलग ही हो गया है। जैसे क्राइम बहुत बढ़ गया है, जैसे अब ये साइबर क्राइम और इस तरह के नए नए आ गए। नहीं, लेकिन साहित्य में प्रयोग हो रहे हैं जी। ऐसा नई पीढ़ी, मैं आपको बता दूं कि नई पीढ़ी इन चीजों पे लिख रही है जी। अब ये अलग है कि अभी वो थोड़ा सा धीरे धीरे वो परिपक्व, इसके पीछे एक कारण मुझे जो लगता है जी जी, मेरे आपके भी देखते देखते 20 साल में जो औद्योगिक तो नहीं कहती, इलेक्ट्रॉनिक क्रांति जो हुई है, इतना जल्दी सामाजिक बदलाव, राजनीतिक बदलाव, इलेक्ट्रॉनिक क्रांति, ये संचार माध्यमों में जो बदलाव हुए हैं कि किताब को लेके ई बुक में आ गए, ये फेसबुक पे आ गए, लोगों का पढ़ना दूर, तो ये मुझे लगता है, मेरा अपना सोचना है कि ये संक्रमण का समय है और अभी चीजें धुंधली है और धीरे धीरे धुंधल का प्रभाव, अनुकूल प्रभाव पड़ेगा और लेखन निश्चित रूप से कई बार ठिठका भी रहता जी। हाँ, समय हम ठिठके भी रहते हैं कि चल क्या रहा। हाँ, और वो धुंधल का छटेगा, चीजें आएंगी। अभी सुपरफिशियल जो है वो सतही ज्यादा दिखाई दे रहा है, जो धुंधल का आप कह रहे हैं। हाँ, तो उसमें ये हर युग में रहा है कि जो धुंधल का जो सही सतही चीजें जो है ना, अच्छी चीजों को ढक देती है और समय के साथ ये धुंधल का हटता जाता है और चीजें बाहर निकलती है। सर, जैसे अब अपने युग में कबीर, तुलसी, मीरा, रहीम, इन सब के जो प्रभाव, अब ऐसा लेखन नहीं आ रहा है कि जो युगीन प्रभाव पड़े, या मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं आ रहा है, आ रहा है, लेकिन अब वो जो कबीर, तुलसी, सूर, मीरा, राम, रहीम जो भी है, इन सब का जो प्रभाव पड़ा, बिहारी के जैसे सतसैया के दौर, इस तरह का जो साहित्य है, इनका अभाव है या वो पुराना ही चल रहा है? नहीं, असल में क्या है, क्योंकि वो तो समय का भी होता है, वो समय अलग तरह का था, लेकिन वो लोग ऐसे लोग थे जैसा जीते थे वैसा लिखते थे। तो मुझे भवानी प्रसाद मिश्र की कविता की पंक्तियां याद है कि जैसा जीता वैसा लिख और जैसा लिखता वैसा दिख। तो ऐसा हमारे समय के रचनाकार, आपकी बात से मैं सहमत हूँ, नहीं कर पा रहे हैं। इसीलिए कबीर आज प्रासंगिक है, उतना ही प्रासंगिक है, उतनी बेधड़क आवाज में बहुत लोग कई कारणों से नहीं कर पाते हैं। तो आजकल एक विधा थोड़ी गौण होती जा रही है, मतलब अगर हम फिल्म वगैरह में देखें तो छोड़ देते हैं ये बात, साहित्य में जैसे पहले जीवनियाँ बहुत लिखी जाती थी, अब जीवनी विधा तो दिखाई नहीं देती है। ये क्या कारण है, या आत्ममुग्धता ज्यादा हो गई है? जीवनियाँ असल में बीच में हिंदी में क्या है कि हिंदी में कुछ जो विधाएं जो हैं, मतलब बहुत कम, आत्मकथा, जीवनी, रिपोर्टाज, डायरी, तो ये थोड़ी देर से आई हमारे हिंदी में, आज़ादी के पहले या आसपास ही आती हैं। लेकिन अब जो है इन दिनों पिछले कुछ एक दशक से जीवनियों में काम हो रहा है। जीवनी आई है, अभी मुक्तिबोध की आई है, रघुवीर साई की आई है, और ये और नागार्जुन की आई है, ये काफी जीवनी आई है। रही आत्मकथाओं की, तो आत्मकथाएं, दलित आत्मकथाएं तो खूब आई हैं। और ये इसलिए भी नहीं है कि बेधड़क
बेबाक लिखने वाले कम हैं। कम है। जैसे हमारे यहाँ एक ही जिसको मैं पसंद करता हूँ, पांडे बेचन शर्मा उग्र की आत्मकथा है जी। अपनी खबर, उस तरह लिखने वाले कम हैं। और मैं भी पिछले कुछ नहीं, आपने तो बहुत अच्छा नहीं, मैं भी अपनी आत्मकथा के अंत से लिख रहा हूँ उस तरह। तो वो तो हमारा सौभाग्य होगा जिस दिन उसका प्रकाशन होगा। आएगी। सर एक थोड़ा सा पर्सनल सवाल भी है, आप खुलकर ठहाके कब लगाते हैं? क्योंकि आजकल तो मुस्कान का भी ऐसा लगता है कि मुस्कान भी खत्म हो गई। आप व्यक्तिगत रूप से खुल के ठहाके कब लगाते हैं? नहीं लगाता हूँ, ऐसा नहीं है। अभी लगा ही लिया। हालांकि मेरे लिए कहा जाता है, या आपने सही कहा कि बहुत कम बोलने का ही तो कहा जाता, बोलता कम है, हंसता भी कम हो। नहीं, वो आपका कम बोलने के पीछे एक रचनात्मकता है, जो ये सारा बाहर आ रहा है वो आपके कम बोलने के कारण नहीं आ रहा है। शायद इसके ज्यादा बोलने वाले का इसके पीछे नहीं ऐसा कुछ नहीं, मेरे से भी अच्छा लोग ज्यादा लिखने वाले। इसके पीछे एक कारण शायद मैं अकेला रहा हूँ और जहाँ से आया हूँ, फिर तो ये भी एक कारण। चलो, इसमें मेरे एक सवाल का जवाब आ गया। जो आप अपनी आत्मकथा लिख रहे हैं, तो उसमें ये सवाल था कि आप अपने जीवन के पड़ाव को कैसे देखते हैं, पर अब हम आत्मकथा पढ़ने के लिए छोड़ देते हैं इस सवाल को। पर कभी कभी हमने देखा है कि दुख सभी के अपने अपने होते हैं और सभी के साथ चलते हैं। तो अगर पर्टिकुलर मैं इस परिप्रेक्ष्य में कहूँ कि जो कामयाब लोग हैं अपने फील्ड के, चाहे वैज्ञानिक हैं या वो हैं, सभी का जो आरंभ है वो बहुत संघर्ष, कठिनाइयों भरा, या दुख, पारिवारिक, समाज, ये सारे संघर्षों के। लेकिन कभी कभी हम देखते हैं कि इन चीज़ों को लोग अपने दुख दर्द को मेडल की तरह टांगे घूमते हैं। ये सर कभी कभी बड़ा अजीब लगता है। आप क्या सोचते हैं? नहीं, आत्म प्रदर्शन तो नहीं होना चाहिए दुख का। कारण मेरे लिए, मतलब किसी ने, मैं डायरी में एक जगह लिखा ही है, किसी ने मुझे आपकी तरह ही साक्षात्कार पूछा था कि आप के दुख, मतलब मेरे लिए दुख के बारे में पूछा, तो मैंने कहा संसार के में दुख के महासागर है ये दुखों का, तो मेरा दुख कोई अहमियत नहीं रखता जी। क्योंकि हम चारों तरफ देखते हैं तो आत्म प्रदर्शन तो नहीं होना चाहिए दुख का, मुझे लगता है। क्योंकि हमारे अगल बगल आप देखने जाएंगे तो बहुत पीड़ादायी संसार है आज। अब साहित्य में जैसे कई करते हैं जी जी, लेकिन अब वो नहीं होना चाहिए, मेरा मानना तो ये जी जी। सर एक और कि जैसे, हालांकि ये सवाल मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं पूछूं, जैसे आप की जो दिनचर्या है, क्या उसमें आप पूजा पाठ भी करते हैं? क्या आप धार्मिक है, या आपके कोई सोच है कि, मतलब ये सब कैसे आप सोचते हैं? ये जो समाज में पूजा पाठ है, घर परिवार, ये वो राजनीति, इन सब का आप? मैं ज्यादा ये देखो, मैं औरों के बारे में तो मतलब मैं ये इतना ही कह सकता हूँ कि सबका अपना ये व्यक्तिगत स्तर पर रहे तो ज्यादा अच्छा है। जी जी, क्योंकि इसका प्रदर्शन करना, ये करना मुझे अच्छा नहीं लगता। नहीं, ये तो सार्वजनिक। लेकिन मेरी जहाँ तक बात है कि मैं तो किसान का बेटा हूँ, तो हमारे कोई मंदिर तो होते नहीं है। जी, जैसे कभी कुछ घर में मंदिर है, वैसे नहीं, घर में भी नहीं होते थे। कभी फोटो भी हमारे बचपन में घर में मंदिर वगैरह घर होते, कुछ नहीं होते थे जी। और जैसे कभी कोई पशु वशु है, दूध, पहला दूध हुआ तो चढ़ाने भी जाते थे, खेजड़ी को दूध चढ़ाते, वो भी एक पूजा है। हाँ, वो ही करते थे। और जैसे नीम का पेड़ है तो हमारे नीम की पेड़ की डालियां नहीं काटते थे, ये नहीं करते थे। और रही मुझे तो कभी ध्यान ही नहीं आया, कभी पूजा पाठ में करता नहीं, मंदिर में जाता नहीं, और मुझे तो कभी ध्यान भी नहीं आता है कभी कुछ इस तरह। मेरा व्यक्तिगत जीवन में तो कुछ आज के हर दृष्टि से, साहित्य की दृष्टि से तो है ही सर, लेकिन जो आसपास जो हम देख रहे हैं पूरा वैश्विक वातावरण, उसमें आप कैसे देखते हैं? आप पे इन सब चीज़ों का क्या असर होता है, और आप क्या सोचते हैं जो भविष्य हमारे देश का है आज की वैश्विक? असल में कई बार तो मुझे हालांकि विश्वास भी है कि हम कुछ
नेचुरल है कि परिवर्तन तो हो ही रहा है, लेकिन मुझे कई बार सोच के लेवल पे ये लगता है जी, विशेषकर युवा पीढ़ी को लेकर मैं बड़ा चिंतित होता हूँ जी, कि ये बेसोच के युवा पीढ़ी है। जी हाँ, बिल्कुल। और मुझे लगता है बिना सोचे आगे बढ़े जा रहे हैं। हाँ जी, और उनको क्या चाहिए रोग को पूछे। मैं कई बार जैसे एक दिन मैं खड़ा था कहीं सोचती गेट पे, तो मैंने कहा ये कहाँ जा रहे हैं, इनको रोक के पूछो क्या कर रहे हो, कहाँ नहीं जाओ तो भी काम चलेगा। काम तो आधे से ज्यादा लोग तो व्यर्थ जा रहे हैं इधर, मोटरसाइकिल दौड़ा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक ऐसा संक्रमण का दौर है जी, जो चीजें बहुत गड़बड़ है जी, और आने वाले समय में यदि कोई परिप्रेक्ष्य में हमारे कुछ उस तरह का कोई दृष्टि नहीं हुई, जी, किसी भी तरह की दृष्टि हो सकती है, सामाजिक स्तर पे, राजनीतिक स्तर पे, सोच के लेवल पे, तो बड़ा भयावह परिणाम होंगे। क्योंकि सर जाते जाते एक उन युवा लेखकों के लिए जो अभी प्रवेश कर रहे हैं, आप क्या टिप्स मैं कह दूं या उन्हें क्या ऐसा बताना चाहेंगे कि जरा ये सोच के आप साहित्य में कदम रखें? साहित्य के संदर्भ में तो ये है कि भाई आप जो भी लिखें, मतलब कम से कम उस लिखे के प्रति ईमानदार और संवेदनशील हो। और एक मैं हर युवा को कहता हूँ, क्योंकि मैं जहाँ से आया हूँ, मैं जब 1974 में आया तो मुझे राजस्थान शहर में आया, तो मैंने डायरी लिखना, जब मैं आज भी अभी पढ़ रहा था, तो मैं अपने अतीत को देखता हूँ जी। तो यदि हम अतीत के पन्ने डायरी में दर्ज करके आगे पलटेंगे तो हम सीखेंगे कि हमने क्या गलतियां की, या हम वहां से आगे चले भी नहीं चले 2 कदम। तो हम डायरी जरूर लिखें। डायरी से आपका भाषा पे अभ्यास होगा, चाहे आप कविता लिखें, चाहे कहानी लिखें, चाहे उपन्यास लिखें, चाहे कुछ न लिखें, आप अपनी जीवनी लिखें जी। तो कम से कम, और ये भी नहीं हो तो कम से कम आप बदलते समय को अपनी डायरी के माध्यम से क्या जांच सकते हैं। इसलिए मेरा ये मानना है। बहुत बहुत आपका इन शब्दों में, हालांकि प्यास नहीं बुझ रही है, बहुत सारे प्रश्न मेरे दिमाग में है कि आपसे ये पूछूंगा, और ऐसा लग रहा है कि घड़ी इशारा कर रही है, समय की मर्यादा भी है। तो धन्यवाद तो आपका, और आपको कि आपका ये जो आशीर्वाद है हम सभी पे, युवाओं पे और सब पीढ़ी पे बना रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सिटी आइकन में आप पधारे, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे चैनल 24 न्यूज की तरफ से और पूरी टीम की तरफ। धन्यवाद।